बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू दी क्लास। देखो यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 थ्योरी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ रहे थे। और बच्चा लोग प्रीवियस क्लास में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन एकदम डिटेल में पढ़े, सारे पॉइंट पढ़े। आज की क्लास आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और बच्चा लोग इस लॉ से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लॉ की एजम्पशंस, लॉ के एक्सेप्शंस, इसके अलावा व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल्स, जितने भी ये छोटी छोटी बातें होंगी इस लॉ से रिलेटेड सारी की सारी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलो बच्चा, सबसे पहले तो जरा लॉ की बात करें। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ डिमांड। और यार जनरली जिस दिन से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तब से हम एक ही बात कर रहे हैं। कौन सी? कि यार जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी हम कम खरीदते हैं, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी हम ज्यादा खरीदते हैं। बच्चा इसी को एक लॉ बना दिया जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। चलो रीड आउट करते हैं जरा सबसे पहले लॉ को। सो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सबसे पहली चीज, पहली लाइन क्या है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब पूछोगे सर ये कौन सी अदर थिंग्स हैं? बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चा। अदर थिंग्स का मतलब वो सारी चीज जो कि डिमांड फंक्शन में आई थी, वो सारी जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आई थी, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको? प्राइस को छोड़ के। यानी कि जितनी भी बाकी प्राइस को छोड़ के जितनी भी बाकी की चीजें थी, जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ कैसे रहेंगी? कांस्टेंट। आपको बात करनी है सिर्फ प्राइस की, क्योंकि यार लॉ तो पूरा का पूरा प्राइस के ऊपर बेस्ड है। प्राइस बढ़ती है कम खरीदते हैं, प्राइस कम होती है ज्यादा खरीदते हैं। पूरा लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? प्राइस पे। तो प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े वो सब कैसे होंगे? इक्वल, कांस्टेंट। सो व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या इक्वल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी विद अ डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा तो समझते हो ना, जस्ट अपोजिट सिचुएशन। अपोजिट बोले तो इफ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो इन्हीं चीजों को थोड़ा सा और रीड आउट कर लो। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज इनवर्स। इनवर्स बोलो या कहीं कहीं पर लिखा होगा नेगेटिव, एक ही बात होती है। सो देयर इज इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओन प्राइस ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो नेगेटिव यानी कि इनवर्स रिलेशन होती है प्राइस और क्वांटिटी। इनवर्स या नेगेटिव तो समझते हो ना, जस्ट अपोजिट सिचुएशन। एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में भागना, ठीक है। इसके बाद ठीक है, और हाँ ये चीज ध्यान रखना, अदर थिंग्स कांस्टेंट होंगी। अदर थिंग्स तो समझ गए ना। चलो The term other things equal implies, ये भी लिख दिया आपको। क्या होती है अदर थिंग्स? पढ़ लो। All other determinants of demand other than own price of the commodity. own price of commodity को छोड़ के बाकी जो भी determinants of demand है वो सारे other things के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चा लोग। डिमांड बिल्कुल आसान था, तो यार जितनी भी टेबल और डायग्राम है वो भी बिल्कुल आसान है। देखो प्राइस देख लो, 10, 9, 8। प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होंगी। सो प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, 100, 150 और 200। सिंपल सी टेबल है, ऐसे ही सिंपल सा डायग्राम है। देखो प्राइस एक थी तो हमारी ये थी 500, ठीक है, एक पे 500। देन प्राइस बढ़ी, 2 हुई तो ये हो गया आपका 400। प्राइस और बढ़ी, 3 हुई तो ये हो गया आपका 300। ये 4 हुआ तो ये हो गया आपका 200। ये 5 हुआ तो ये हो गया आपका 100। इनवर्स रिलेशन, इसीलिए इसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये बात तो हम पढ़ चुके हैं ना। स्लोप कैसा होता है इसका? स्लोप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके बच्चा। और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। बाकी बच्चा यहां पर एक टेबल और दे रखी है, इसे भी देख सकते हो। देखो प्राइस 5, 4, 3, 2, 1। प्राइस जनरली रिड्यूस हो रही है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी, 100, 200, 300, 400 और 500। तो ये टेबल है, ये डायग्राम है, और इसके साथ ही ये बच्चा इसकी एजम्पशंस है। एजम्पशन समझते हो? एजम्पशंस बोले तो मान्यताएं।
कि लॉ आपका तभी काम करेगा जब ये सारी चीजें आप मान के चलोगे। ठीक है सारी चीजें सिंपल बच्चा। डिमांड फंक्शन याद है ना, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स पी आर वाई टी ई, यही था। एक काम करो पी एक्स को छोड़ दो क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा लॉ बना हुआ है। ये चारों चीजें कैसी होंगी, कांस्टेंट। यही है एजम्पशंस, यही है अदर थिंग्स। ओके देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, फ्यूचर का टेस्ट कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट। कंज्यूमर फ्यूचर के लिए कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, यानी कि एक्सपेक्टेशंस भी कैसी होंगी, कांस्टेंट। देखो जरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन दी इनकम, इनकम में चेंज नहीं, रिलेटेड गुड्स की प्राइस नॉट चेंज, और कंज्यूमर कुछ भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ना तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी और ना ही प्राइस। तो एजम्पशंस बिल्कुल सिंपल है। एजम्पशंस के बाद बच्चा लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन प्राइस फॉल। इसी को हम बोलते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। बच्चा लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, छोड़ो यार ये सारी बातें, मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, ये बताओ किसी भी गुड्स की प्राइस कम होती है तो आप उसे ज्यादा क्यों खरीदते हो यार? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, जनरली हमारी साइकोलॉजी कहती है, बेसिक सी बात है कि प्राइस कम होती है तो हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूं ना, बात तो ठीक है, 4 नंबर में जरा 4 पॉइंट लिख दो, आप कहोगे सर परेशान हो जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बुक के पॉइंट भी पढ़ो। कॉन्सेप्ट तो समझ गए कि प्राइस अगर कम हो रही है तो हम ज्यादा सामान क्यों खरीद रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चा ये लॉ याद है क्या? मैं याद दिलाता हूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती जाती है। कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि भैया ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। बट बच्चा यहां इसका क्या रोल है वो समझो। देखो यार, पहले क्या हो रहा था, जब लॉ पढ़ा था तब क्या हो रहा था कि जब यूटिलिटी डिक्रीज हो रही थी तो हम गुड्स को कंज्यूम करना बंद कर दे रहे थे। क्यों बंद कर रहे थे? क्योंकि यार गुड्स की प्राइस भी तो देनी है ना, कम यूटिलिटी मिल रही है तो मत कंज्यूम करो। बट बच्चा आज की डेट में जब प्राइस कम हो चुकी है, प्राइस कम हो चुकी है ना, तो क्या करोगे? जो यूनिट पहले कंज्यूम नहीं कर रहे थे वो अब कंज्यूम करने लगोगे। कहोगे सर सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है फिर भी कंज्यूम कर ले, क्या कर लो भाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि प्राइस भी तो कम पे कर रहे हो ना आप। तो वो यूनिट्स जो पहले सेटिस्फेक्शन कम मिलने की वजह से कंज्यूम नहीं करते थे वो अब कंज्यूम करने लगोगे, क्योंकि प्राइस कम हो चुकी है। इसलिए प्राइस कम हुई तो आपने ज्यादा सामान खरीदा। तो ये है पहला पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, बाकी आप चाहो तो रीड आउट भी कर लो। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, consumption of a commodity increases, marginal utility derived from every successive units goes on diminishing। ये तो है लॉ कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी डिमिनिश होती है। ठीक है, accordingly for every additional unit to be purchased the consumer is willing to pay less and less price। तो अब होगा क्या, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको प्राइसेस कम से कम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइसेस कम हो चुकी हैं, इसलिए आप कंजम्पशन पहले की अपेक्षा ज्यादा करोगे। चलो सेकंड पॉइंट पर आओ, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। इनकम इफेक्ट। बच्चा क्या कहते हो? अच्छा मान के चलो पहले भी इनकम 100 रुपए थी, अब भी इनकम 100 है, ठीक है, बट अब प्राइसेस गुड्स की कम हो चुकी हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया मेरी रियल इनकम इंक्रीज हो चुकी है? आप कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आया। देखो यार, इनकम पहले भी 100 अब भी 100, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वाई की बात करते हैं, पहले भी 100 अब भी 100। पहले प्राइस थी 10 रुपए, अभी प्राइस है मान के चलो 7 रुपए। यार पहले अगर देखा जाए तो 1 किलो आलू खरीदोगे तो सिर्फ 90 रुपए बचते थे मेरे हाथ में। आज की डेट में 1 किलो आलू खरीद रहा हूं तो 93 रुपीज बच रहे हैं मेरे पास, क्योंकि प्राइस कम हो गई ना। ये है इनकम इफेक्ट। देखो जरा, रियल इनकम 93, 3 रुपए ज्यादा बच गए, तो मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरी इनकम बढ़ गई हो। तो प्राइस कम होने के साथ में हम लोग गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि हमारी रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। आओ जरा देखो, सो इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस गोइंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये वर्ड याद रखना, रियल इनकम चेंजेस। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ोगे तो आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, आओ जरा आगे नेक्स्ट पॉइंट पर आओ।
नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है बच्चा, तीसरा पॉइंट था क्या? अच्छा, पहला दूसरा ये आपका बच्चा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, बाई चांस अगर कोई पॉइंट छूट जाए ना तो आप लोग मेरे को एक बार बता भी देना। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आओ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिंपल सा पॉइंट है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स। यार देखो ऐसा है, अगर दो गुड्स ले लो, कोई भी एप्पल और ऑरेंज ले लो या फिर टी और कॉफी ले लो। चलो टी और कॉफी की बात करते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना। ये बताओ, कॉफी की प्राइस इंक्रीज हो जाए, बढ़े किसकी प्राइस? कॉफी की, तो आप चाय ज्यादा पियोगे क्या? बिल्कुल पिएंगे, क्योंकि भैया ऐसा लग रहा है ना जैसे चाय की प्राइस कम हो गई हो, चाय सस्ती हो गई हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भैया पहले दोनों की सेम प्राइस थी, वो भी 5 रुपए, ये भी 5 रुपए, लेकिन प्राइस कम हो गई चाय की, तो चाय अब हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में अब हमें प्राइसेस कम पे करनी पड़ रही है। तो ऐसा लगता है जैसे भैया चीजें सस्ती मिल रही हो, है ना, इसलिए भी हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। सो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू, होता क्या है पहले तो वो लिखा है, देखो ये लिखा है रिलेटिवली चीपर, यानी कि दूसरे गुड्स के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा चीपर लगती है वस्तुएं, इसलिए हम ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, और आगे आओ जरा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब बच्चा, कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बेसिक सी बात है यार, बिल्कुल बढ़ेगा। देखो यार, पहले वो सभी लोग जो कि गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, क्यों कंज्यूम नहीं कर रहे थे? क्योंकि भैया महंगे थे, हम लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब प्राइस कम होने की वजह से, प्राइस डिक्रीज होने की वजह से अब कुछ लोग और कंज्यूम करने लगेंगे, जिससे जो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां भी कह सकते हैं कि प्राइस कम होने की वजह से लोग ज्यादा परचेस कर रहे हैं। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है डिफरेंट यूजेस। बच्चा लो, मिल्क की बात करो, आलू की बात करो या किसी गुड्स की बात करो जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो प्राइस कम होगी, ज्यादा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे। आलू की बात कर लेते हैं, आलू सस्ते हुए आते हैं तो भैया मम्मी 10 केजी आलू लेके आती हैं। 10 केजी क्या करते हो भाई? भैया सब्जी भी बनाती हैं, आलू के पराठे भी बनाती हैं, कभी कभी तो आलू की चिप्स भी बना लेती हैं, क्योंकि आलू सस्ते हो गए। तो यही चीज है ना, वो सभी गुड्स जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं उनको प्राइस कम होने पे ज्यादा खरीदा जाता है। सो बेसिकली यार 5 पॉइंट थे, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट थे। ठीक है, इसके बाद अब आगे आओगे तो एक छोटा सा टॉपिक और है, वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बच्चा लोग, वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता? लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता जहां पर, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। यहां मैं कह सकता हूं वो सारी वस्तुएं जो सिर्फ और सिर्फ शोबाजी में पहनी जाती हैं, जिनका सिर्फ आप दिखावा करते हो। यार आईफोन लेके दिखावा करते हो, कॉल नहीं आता है ना, फिर भी दिखाते हो भाई देख आईफोन लिया है मैंने, है ना। महंगी कारें, डायमंड रिंग, भाई ये सारी चीजें क्यों पहनते हो आप ज्वेलरी, गोल्ड क्यों पहनते हो? कोई यूज है इनका? नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आप दिखावे के लिए पहनते हो। और दिखावे की जितनी चीजें होती है ना, वो तभी तक बिकती हैं जब तक वो महंगी हैं। अगर वो सस्ती हो गई तो लोग उन्हें या तो नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, क्योंकि वो चीजें तो फिर सबके ही पास हो जाएंगी ना। समझ गए ना? तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, वो सारे गुड्स जो दो लोगों में डिस्टिंक्शन बताते हो कि भैया आप अमीर हो, डायमंड रिंग है, और दूसरे लोग गरीब हैं, तो जो डिस्टिंक्शन बताते हैं ना, उन सारे गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। बाकी समझ गए ना? देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलन, so certain goods are article of social distinction, these goods are demanded only because their prices are high। तो ये गुड्स तभी तक बिकेंगे जब तक इनकी प्राइस ज्यादा है, प्राइस कम होगी नहीं बिकेंगे बच्चा। सेकंड पर आओ, गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स बच्चा याद करो, एक पॉइंट पढ़ाया था इन्फीरियर गुड्स, जब मैंने इनकम की बात की थी पिछली क्लास में। इनकम की बात करते हैं, गुड्स दो टाइप के होते हैं, आपके नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स वही आपके मान के चलो गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स होते हैं हाईली इन्फीरियर गुड्स, जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। यानी कि भैया इनकम बढ़ रही थी तो हम कम खरीद रहे थे, और इनकम कम हो रही थी तो हम बहुत ज्यादा खरीद रहे थे। याद करो बच्चा, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का गेहूं, है ना, वही था गिफिन गुड्स। तो बच्चा इस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि यहां पर इनकम इफेक्ट नेगेटिव होती है। देखो जरा,
सो गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स showing a very high negative income effect. As a result, price of such commodity falls. अगर इनकी प्राइस कम होगी, their demand also falls. तो इनकी यार डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है। और एक वाइस वर्सा यानी अपोजिट तो तुम लोग समझ ही जाओगे, ठीक है। अच्छा, इसको एक बात और याद रखना, इसी को हम लोग गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। गिफिन पैराडॉक्स बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने गिफिन गुड्स को डिफाइन किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना, गिफिन गुड्स का नाम किसने दिया था? सर गिफिन पैराडॉक्स ने, ठीक है। चलो एक लास्ट पॉइंट और होगा, इरेशनल जजमेंट, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना, रेशनल कंज्यूमर, यहां पर है इरेशनल, यानी कि जब एक कंज्यूमर अपने डिसीजन ठीक तरीके से नहीं लेता है, जब वो कंज्यूमर प्राइसेस को जज ना करके, जब वो उसकी क्वालिटी को जज करे, किसी और चीज को जज करने लगे, उसे बोलते हैं इरेशनल जजमेंट। बच्चा लोग, मुझे यार कोलगेट बड़ा पसंद है। क्या? कोलगेट। आप कह रहे हो सर पेप्सोडेंट की प्राइस कम हो गई, चलो ज्यादा खरीदते हैं। ना भाई, मेरे को कोलगेट ही पसंद है। कोलगेट की प्राइस देखा जाए तो और महंगी हो गई। बच्चे कह रहे हैं सर रहने दो, अब तो कम खरीदो यार, महंगी हो गई। मैं कहूं नहीं यार, मुझे इसकी क्वालिटी पे भरोसा है। तो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा। अच्छा बच्चा, एक और एग्जांपल देता हूं जो आपकी बुक में है। यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सुना होगा। ऑर्गेनिक जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। सो बेसिकली यार ऑर्गेनिक थोड़े से महंगे होते हैं, इनऑर्गेनिक थोड़े से सस्ते होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जिनको बिलीव है कि भाई हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही चाहिए, तो वो चाहे सस्ते हो चाहे महंगे हो, आप ऑर्गेनिक ही खरीदोगे, भले ही इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्राइसेस काफी कम हो। तो यहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। चलो रीड आउट कर लो। सो लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जजेस द क्वालिटी ऑफ अ commodity by its price. So it is an irrational judgment, perhaps owing to huge price difference between organic and inorganic. एग्जाम्पल यहां पर भी दे रखा है, आप लोग आराम से रीड करोगे। तो बच्चा लोग, और कुछ भी है आज की क्लास में? ये देखो, जब डिमांड कर्व आपका स्लोप्स अपवर्ड हो जाता है, कब? जब लॉ ऑफ डिमांड फेल होता है। यानी कि ये जो तीन सिचुएशन पड़ी ना, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, गिफिन गुड्स और आपका इरेशनल जजमेंट, उनमें लॉ ऑफ डिमांड कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। फेल हो जाता है बच्चा लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। वैसे नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड याद है ना, इस प्रकार से बनता था, ठीक है। ये देखो जस्ट अपोजिट बन गया, क्योंकि यहां लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं कर रहा है। तो चलो बच्चा लोग, और कुछ भी नहीं है आज की क्लास में। चलो लॉ ऑफ डिमांड उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। बाकी बच्चा लोग टुनटुनाते रहते हैं कि सर पीडीएफ सेव कर लो और हमारा जल्द से जल्द सिलेबस भी खत्म कर दो। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो यार, रेगुलर वीडियोस आपकी आ रही हैं। कभी कभी हो सकता है मिस हो जाती हो वीडियो, बट कोशिश करता हूं रेगुलर वीडियोस आपकी हैं। बच्चे लोग पीडीएफ होती है सेव, मिलेगी आपको झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो। कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बताया करो। बाकी फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, हर एक चीज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो बच्चा लोग, फाइनली आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।